अल फलाह यूनिवर्सिटी पर ईडी का शिकंजा। ईडी ने चेयरमैन जावाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया। फ्लैश कीजिए, मंगलवार रात साकेत कोर्ट में पेश हुआ जवाद सिद्दीकी। साकेत कोर्ट ने जवाद को 13 दिन की रिमांड पर भेजा। 13 दिन की रिमांड में ईडी उससे ये जानेगी कि ये पैसे कहां से आए, खासतौर से यूनिवर्सिटी को नैक के तहत। नैक असल में एक तरीके का अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी के संदर्भ में मापदंड का सर्टिफिकेट है जो वक्त वक्त पर यूनिवर्सिटी को दिया जाता है यूजीसी की तरफ से, अगर आप वो मापदंड पूरा करते हैं। इसमें गलत तरीके से चीजें क्यों दिखाई गई, हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से आपका परिचय कराऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा ये समझिए, अल फलाह पर ईडी का शिकंजा। अल फलाह ईडी का शिकंजा, ये जो मैं आपको कह रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों अपनी यूनिवर्सिटी में जो उसकी सच्चाई है उसको क्यों छिपाकर स्टेक होल्डर्स को गलत क्यों बताया गया, झूठ क्यों परोसा गया। अल फलाह पर ईडी का शिकंजा। अल फलाह के 25 ठिकानों पर ईडी को रेड क्यों करनी पड़ी और वहां जो पैसे जमा किए गए थे, रेड के दौरान 48 लाख रुपए कैश बरामद हुआ और भी बहुत सारी चीजें ऐसी मिली हैं जिनकी जांच की जा रही है। कई डिजिटल डिवाइसेस और दस्तावेज भी, डॉक्यूमेंट्स भी यहां से मिले हैं जिसकी जांच परख की जा रही है। कई शेल कंपनियों के सबूत बरामद हुए, मतलब ऐसी कंपनियां जो असल में वजूद नहीं है, लेकिन पैसे को वहां से साइफन ऑफ किया जाता है और इसी को कहा जाता है धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग। और पीएमएलए 2002 की धारा 19 के तहत जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया क्योंकि जांच में पर्याप्त सबूत उसके खिलाफ मिल रहे थे। इस आधार पर अदालत में आवेदन किया गया। आधी रात में अदालत लगी और उसके बाद ईडी को 13 दिन की रिमांड मिल गई। अब इस दौरान पूछताछ हो रही है। 2 एफआईआर के आधार पर जो फरीदाबाद में दर्ज की गई थी, ईडी ने उस पर जांच शुरू की और यह पाया कि ये जो एफआईआर हैं ये सब्सटेंटिव, इसमें बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। अब इसको अदालत ले जाना चाहिए। गलत तरीके से नैक मान्यता लेने का आरोप, गलत तरीके से, असल में वो मान्यता मिली हुई नहीं थी, लेकिन उसमें दिखाया गया कि सर्टिफिकेशन है। लोगों को ये बताया गया कि हम तो इतनी क्रेडिबल यूनिवर्सिटी हैं कि हमको नैक मान्यता तक प्राप्त है। अब जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो एडमिशन सीकर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, उन सबको लगेगा कि ये तो बहुत अच्छी क्रेडिबल यूनिवर्सिटी है, यहां दाखिला लिया जाना चाहिए। और फिर सच्चाई ये सामने आती है। यूजीसी के सेक्शन 12B के तहत मान्यता की झूठी जानकारी भी इसमें दी गई। असल में ये मान्यता मिली हुई थी नहीं। ये झूठ क्यों परोसा जा रहा था स्टेक होल्डर्स को? ट्रस्ट के पैसों को परिवार की कंपनियों में डाइवर्ट क्यों किया गया? ट्रस्ट ने जो पैसे जुटाए वो परिवार की कंपनियों में क्यों डाइवर्ट किए गए? शेल कंपनीज का वजूद क्यों सामने आ रहा है? अल फलाह सेक्शन 2F के तहत एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन अपने बारे में बहुत सारी चीजें इसने, जैसे 12B के बारे में मैंने आपको बताया, नैक के बारे में बताया, सर्टिफिकेशन के बारे में, ये गलत जानकारियां दी हुई थी। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे कि क्या ये धांधली की यूनिवर्सिटी थी और यहां पर असल में चीजें शेडी थी जो चल रही थी और उसी में से आतंक का व्हाइट कॉलर मॉड्यूल भी सामने आया है, या ये दो अलग अलग चीजें हैं। वहां पर धन शोधन के लिए उन लोगों की तरफ से जो काम किया जा रहा था वो तो सामने आ ही रहा है, लेकिन आतंकवाद वाला मामला इससे अलग करके देखा जाना चाहिए। कैसे देखा जाना चाहिए, यही हम अपने खास मेहमानों से आज हम जानेंगे। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के डीजी रहे, पुलिस डिपार्टमेंट को संभाल चुके विक्रम सिंह साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत करता हूं विक्रम सिंह सर आपका। हमारे साथ कक्कर साहब जुड़ रहे हैं जो कि मनोविज्ञान, इस तरह का व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को पनपाने, फैलाने के लिए जो मॉड्यूल होता है वो उसकी विवेचना करेंगे। एनके सूद साहब पूर्व रॉ अधिकारी हैं। क्या प्रिवेंटिव इंटेलिजेंस के मामले में हमको अभी बहुत कुछ करना बाकी है, उनसे हम समझेंगे। अविनाश चंद्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि एजुकेशनिस्ट हैं और पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहले तो विक्रम सिंह सर आपके पास, जब ये आप देख रहे हैं एक के बाद एक कई परतें सामने आती जा रही हैं, अब आपको अल फलाह भी कंप्लीटली शेडी दिखाई दे रही है क्या? नमस्कार दिनेश जी, सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये शेडी नहीं, ये पाप और फ्रॉड की एक जीती जगती चलती फिरती दुकान और मिसाल, जिसकी आधारशिला ही जो है धोखाधड़ी और फ्रॉड है, जिसके प्रमोटर्स 25 करोड़ रुपए मऊ से उगा करके ले आए धोखे से। 3 साल तिहाड़ में जेल में रहने के बाद इन्होंने ये यूनिवर्सिटी की शुरुआत की। मैं सब पे आरोप लगा रहा हूं, तत्कालीन सरकार जिन्होंने इन्हें 75 एकड़ 76 एकड़ जमीन अलॉट की, और क्यों अलॉट की, क्या इनके एंटीजेंस चेक नहीं किए गए और ये यूनिवर्सिटी बनी नहीं? आपने तो केवल नैक की बात कही कि नैक के फर्जी सर्टिफिकेट लेके इन्होंने बच्चों को, अभिभावकों को गुमराह करके दाखिले लिए। इन्होंने NF नेशनल मेडिकल काउंसिल, उनके सर्टिफिकेशन को भी धोखा देकर के अपने मेडिकल कॉलेज को चालू किया। दुनिया भर के जो फर्जी और फेक डॉक्टर्स थे, कश्मीर का बर्खास्तशुदा डॉक्टर निसारुल हसन, जो कि अनुच्छेद 311 में बर्खास्त किया गया था फॉर एंटी नेशनल
एक्टिविटीज, राष्ट्र विरोधी, उसको लाके अपने यहां नौकरी दी। यानी जितने भी इस तरीके के जिहादी और शरारती तत्व थे, उनको एक प्लेटफॉर्म यहां मिला अल फलाह यूनिवर्सिटी में। संदिग्ध सोर्सों से इसके पास पैसे आए, क्रिप्टो में पैसे आए। आप ये समझ लीजिए, पाप का ऐसा कौन सा आयाम है दिनेश जी जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में नहीं। और वाह हमारी सरकार, विशिष्ट व्यक्ति जा रहे थे इनके जलसों में और विशिष्ट और मुख्य अतिथि बन करके जा रहे थे। और मैं फिर पूछना चाहूंगा, क्या हमारी पुलिस, हमारी इंटेलिजेंस सब सो रहे थे, देख नहीं रहे थे? आपके पास कौड़ी के 3 का सामान, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। नैक सर्टिफिकेशन फर्जी आप लगा रहे हैं, चरमपंथी आपके यहां रहे हैं और आपके यहां विस्फोटक इकट्ठा हो रहे हैं। AK-47 लदी गाड़ी आपके यहां पार्किंग में खड़ी है, लेकिन हम बिल्कुल आंख पे पट्टी बांध कर मेरे यही प्रश्न है पुलिस से, क्योंकि सिर्फ मीठी बातें करने के लिए मैं नहीं आया दिनेश। नहीं, आपने बहुत जबरदस्त बात कही है सर, बल्कि आपने उसको उस आकार में सामने रखा है जो ये डिजर्व करता है पूरा मामला। मैंने शेडी से इसलिए शुरुआत किया था कि क्या यहां पर कुछ गुंजाइशें आपको ऐसी दिखाई देती हैं जिनका लूपहोल का फायदा उठा लिया गया, या यहां पर लूपहोल है? और ये बात जो आप कह रहे हैं कि प्रतिष्ठित लोग वहां जाते रहे, तो जाहिर है जिन लोगों का काम था ये देखना कि ये यूनिवर्सिटी क्या तय मानकों के हिसाब से काम कर रही है या नहीं, उन्होंने उस दौरान क्या किया जब ये गोरख धंधा चलता रहा। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर यूजीसी की सफाई आई है इस बीच। अल फलाह धारा 2F के तहत स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अल फलाह ने 12B के तहत मान्यता का आवेदन नहीं किया है, इसलिए 12B के तहत मान्यता के आवेदन वाली बात झूठी है। अब एक एक करके बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन सवाल यह है, अविनाश आपके पास आना चाहता हूं बहुत जल्दी से ये समझने के लिए कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या इतने बड़े बड़े लूप होल्स हैं जिनको टैप किया जा सकता है, फायदा उठाया जा सकता है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो हमारा पूरा शैक्षणिक व्यवस्था है, जो एजुकेशन सिस्टम है, चाहे वो आप हायर एजुकेशन की बात करें या लोअर एजुकेशन की बात करें, ये इतने मकड़ जाल में घिरा पड़ा हुआ है कि इसमें अगर कोई ईमानदार संस्था, कोई ईमानदार व्यक्ति अगर इसमें प्रवेश करना चाहे तो उसके लिए इतनी बंदिशें हैं। लेकिन अगर कोई क्वैक किस्म का अगर इंसान हो जो पैसे से और अपने कॉन्टैक्ट से भरपूर हो, तो उसके लिए चीजें सारी आसान हो जाती हैं। और यही ऐसा हुआ। आप देखिए, वैसे भी जो नैक है, यूजीसी की ये जो नैक संस्था है, ये आज से नहीं, इस पे बहुत पहले से ही उंगलियां उठती रही हैं। और आपको मालूम होगा कि वर्ष 2003 में इनके जो अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया था और उन्होंने ये आरोप लगाया था कि जो ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है, जो प्राइवेट और जो यूनिवर्सिटीज को जो ग्रेडिंग दी जाती है, A++, A, B, C, ये इन सारी चीजों में बहुत फर्जीवाड़ा होता है और एक CBI केस चल रहा है इस पे। तो नैक से जो तो ये तो दो तरह की चीजें हो गई सर। एक तो ये हो गई अविनाश जी कि सर्टिफिकेशन था या नहीं, दूसरा ये है कि सर्टिफिकेशन देते समय मानकों का ख्याल रखा जाता है या यूं ही सर्टिफिकेशन असल में कुछ और हिसाब किताब के तहत दे दिया जाता है। लेकिन आपने जिसके साथ शुरुआत की कि लोअर एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन, बड़े बड़े लूप होल्स हैं और उनको आज तक प्लग करने के लिए अगर कुछ नहीं किया गया, तो हम क्या इस तरह की तमाम चीजों को खुद ही न्योता दे रहे हैं एज अ सोसाइटी, एज अ सिस्टम? ये भी एक बड़ा सवाल है। आपके पास आता हूं।